वो अतीक अहमद मामले से ही जुड़ी हुई है, जिस तरीके से कल एनकाउंटर में उसके बेटे और उसके शूटर को मार गिराया गया था। दरअसल इस एनकाउंटर में उतनी गोलियां नहीं चली हैं जितनी सवालों की गोलियां चल रही हैं उस पूरे एनकाउंटर को लेकर। तो जो सियासत हो रही है, जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ, जो इसकी पेचीदगियां हैं, जो सारी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, उस सब पर हम अगले 1 घंटे में आपको तफसील से जानकारी देंगे, क्योंकि यूपी एसटीएफ की तरफ से ये जो कार्रवाई की गई थी और जिस तरीके से कानून व्यवस्था का सवाल अब यहां पर बड़ा है, तो हम जमीन से लेकर हम उन पदाधिकारियों से भी बात कर रहे हैं और आपको बताएंगे, क्योंकि इसी मुद्दे पर और उठते इन्हीं सवालों के बीच मैंने 2 उप मुख्यमंत्रियों से उत्तर प्रदेश के बातचीत की है, यूपी एसटीएफ के आला अधिकारी और साथ ही कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन सब से बात की है। लेकिन सबसे पहले देखिए जो अपडेट है अब तक का। बोला था अतीक परिवार बर्बाद हो गया, दूसरे के परिवारों को बर्बाद करने वाले माफिया की बर्बादी का सबूत आपके सामने खुद कर बाहर आ रहा है। प्रयागराज से लेकर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जमीन कब्जा करने वाला माफिया अतीक अहमद के घर के पास ही खुदती यह कब्र उसके बेटे की है। अरबों की संपत्ति पर कब्जा करके उसे अपराध की टकसाल बनाने वाले अतीक के बेटे असद को इसी कब्र में दफनाया जा रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त उस जगह पर है जहां पर असद अहमद की कब्र खोदी जा रही है और अगली तस्वीरें आप जो देखेंगे यहां से, वो आप देखेंगे कि उसकी मिट्टी की तैयारी हो रही है। 1979 में पहला कत्ल करने वाले अतीक को अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस असद को वो अपने अपराध की सल्तनत का साहिबजादा बनाना चाहता है, उसे आखिरकार इसी 2 गज जमीन में दफन होकर माफिया गिरी की कीमत चुकानी है। हमारे पास फोन आया था, फोन से बात हुई थी कि अतीक अहमद के जहाँ अब्बा की कब्र है उसके बगल में कब्र जाके तुम खोद दो। अच्छा, उनके अब्बा की कब्र कहाँ पे? ये उनकी वालिद टाइप की है, उनकी माँ की है। वो आप दिखाएंगे, कैमरामैन नीरज यहाँ से दिखाएंगे, ये उनके वाले यानी कि उनके पिताजी की है। ये पिताजी की है, ये वो उनकी माँ की है। वो उनकी माँ की है। और ये फोन आया कहा गया कि पास में लगानी है। हाँ, प्रयागराज का इलाका कसारी मसारी, जहाँ दफन हो रहा है सिर्फ अतीक का बेटा असद नहीं, बल्कि अतीक के खौफ को बढ़ाने की कोशिश भी जमीन के नीचे समा दी जा रही है। अतीक का बेटा जहां दफनाया जा रहा है, वहां से अतीक अहमद सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है, लेकिन सैकड़ों लोगों को रुलाने वाला अतीक अब रोकर भी अपने बेटे को आखिरी बार नहीं देख सकता। बेटे असद को दफनाने की जगह से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है धूमनगंज का थाना। जब असद को दफनाया जा रहा है, तब अतीक अपने अपराधी बेटे के अपराधों का हिसाब किताब पुलिस के सामने दे रहा है। जिस बेटे को अतीक अहमद ने अब से 7 साल पहले हाथ में माउजर देकर कहा था चलाओ दनादन गोली, उसे अंदाजा नहीं था कि एक दिन वही बेटा गोलियां चलाने की वजह से यूं हाथ में बंदूक लेकर मारा जाएगा। अब नौबत यह है कि अतीक अहमद बेटे के जनाजे तक से दूर है और अतीक के वकील अतीक की बीमारियों का हिसाब देकर जान की हिफाजत चाहते हैं। अतीक अहमद को हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर की बीमारी है, इसके बाद किडनी की भी है बीमारी उनको, और हार्ट का भी कोई प्रॉब्लम है उनको। सब हम लोगों ने कोर्ट में दे दिया है और कोर्ट में उनको बता भी दिया है। हालत ये हो चुकी है कि एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद के जनाजे में जाने के लिए माफिया रोते हुए गिड़गिड़ा रहा है। फरार पत्नी शाइस्ता आशंका है कि चुपके से असद को दफनाने के दौरान शामिल हो सकती है, इसीलिए पुलिस सादे कपड़ों में शाइस्ता को पकड़ने के लिए तैनात है। अपराध करने वाले हर शख्स को ये तस्वीरें देखकर हमेशा खबरदार रहना जरूरी है, क्योंकि अपराध का अंत यही है। असद और गुलाम दोनों मारे गए। अब गुड्डू मुस्लिम की बारी है, जिसके लिए यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ पूरी तैयारी कर रहे हैं। शाइस्ता अभी फरार है, उसको भी गिरफ्तार करना है, उसको लेकर भी हम आपको खबरदार करते रहेंगे। लेकिन आज जो पूरा एनकाउंटर था उसका पूरा घटनाक्रम सामने है और मेरे सहयोगी शम्स ताहिर खान उस जगह से आपको पूरी जानकारी बता रहे हैं। बदन पर सफेद कुर्ता पायजामा, पांव में चप्पलें, दाएं हाथ में पिस्टल, ट्रिगर पर उंगली,
और सीने में गोलियों के जख्म लिए असद जमीन पर पड़ा था। पास में काले रंग की डिस्कवर बाइक गिरी हुई थी और इसी से चंद फीट दूरी पर गुलाम नाम का वो शूटर भी पड़ा था। झांसी में एनकाउंटर के बाद पूरी दुनिया ने यही तस्वीर देखी थी। इस तस्वीर से पहले का सच सिर्फ यूपी पुलिस की एसटीएफ टीम जानती है, लेकिन जब 13 अप्रैल को झांसी में यह मुठभेड़ हुई तो क्या हुआ होगा, देखिए। ये जो इलाका है पीछे चिरगांव है। कहा गया कि चिरगांव में असद देखा गया। पुलिस को मुखबिर से खबर मिली, एसटीएफ की टीम यहां मौजूद थी। उसके बाद यहां पर यह शुरू होता है इलाका जो कि परीक्षा पावर प्लांट या डैम आप कहें, वहां से पुलिस का कहना है कि ठीक यहीं पर असद मोटरसाइकिल पर सवार था और साथ में गुलाम। पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की, ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा दी गई और असद और गुलाम मोटरसाइकिल से इस हाईवे के छोड़कर इस कच्ची पगडंडे की तरफ भागते हैं, इस कच्चे रास्ते की तरफ। आज तक की टीम जब मौके पर एनकाउंटर की घटना के दौरान पैदा हुई स्थिति का अनुमान लगाने के लिए इस सड़क पर दौड़ रही थी तो ठीक आगे एक स्कूटी पर 2 लोग भी सवार थे। ठीक उसी तरह जैसे कि एसटीएफ ने अपने बयान में दावा किया है कि बाइक पर आगे आगे असद और गुलाम भाग रहे थे। अब यहां से हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस पूरे रास्ते में एक मोटरसाइकिल किस स्पीड में जा सकती है, रास्ता कैसा है, और एक गाड़ी, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ी में थे जबकि असद और गुलाम मोटरसाइकिल पर। तो अब ये हाईवे को छोड़ दिया और इस कच्ची पगडंडी, ये पूरा परीक्षा जो पावर प्लांट है, जो डैम है, वो इसका रास्ता है। पक्की सड़क पर 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से आसानी से चला जा सकता था। घबराहट की हालत में और भी तेज भागने की गुंजाइश थी। तो इस पूरे सड़क पर काफी ज्यादा आपको रेत मिलेगी। अभी तो ये थोड़ी बहुत आपको पक्की सड़क दिखाई दे रही है, तो यहाँ से फिर भी आप ठीक ठाक स्पीड में चल सकते हैं। हमारे जो ड्राइवर साहब हैं, दीपक साहब, ये आपको इस हिसाब से लेके चलेंगे, तो यहाँ तक भी कोई मुश्किल नहीं है। हमारे आगे देखिए, एक इत्तेफाक से मान लीजिए यही वही मोटरसाइकिल है, हालांकि ये स्कूटी है, तो इसकी स्पीड देखिए आप। यहाँ पे स्पीड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप गति ले सकते हैं और यहाँ से आप आगे जा सकते हैं। असद और गुलाम की बाइक पक्की सड़कों के खत्म होते ही कच्ची सड़कों पर दौड़ पड़ी। एसटीएफ की कार भी उन्हीं कच्चे रास्तों पर जा रही थी। अब यहाँ से ये सड़क शुरू हो जाती है, जिसमें सड़क नहीं है, सिर्फ पगडंडी है। और यहाँ पे कितनी तेज में आप भाग सकते हैं ये भी आप देख लीजिए। सामने वाले जो स्कूटी चल रही है उससे आप गति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तेजी में आप भागा सकते हैं। अगर आप ज्यादा तेजी में भागने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी स्लिप भी होगी और पलटेगी भी, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं और जगह जगह ये पूरी ऊबड़ खाबड़ सड़क है। पक्की सड़क से करीब 100-150 मीटर आगे चलने के बाद बाईं ओर यही वो जगह है जहां बाइक फिसल कर गिर गई और अपराधी फायर करने लगे। कहानी है कि पुलिस के हिसाब से यहाँ पर बाइक असद की और गुलाम की फिसली, और बाइक फिसलने के बाद आपने वीडियो तस्वीर में भी देखी होगी, वो यहाँ पर आकर गिरती है। जब असद और गुलाम दोनों तरफ से गिर गए तो उन्होंने गालियां देते हुए पुलिस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी, लेकिन एसटीएफ की पिस्टल से निकली 9 गोलियों में से 4 गोलियां बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी और बदमाश मौके पर ढेर हो गए। बड़ा गांव झांसी उत्तर प्रदेश से शम्स ताहिर खान के साथ आज तक ब्यूरो।